नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। 2025 अब चंद घंटों का मेहमान है। कल नया सूरज निकलेगा, नई सुबह होगी और नया साल शुरू हो जाएगा। लेकिन क्या हम 2025 को भुला पाएंगे? 2025 ने जो खुशियां दी, जो गम दिए, क्या उन्हें भुला पाना आसान होगा? शायद नहीं। जब भी 2025 की बात होगी, पहलगाम आतंकी हमले का दर्द उभर आएगा। अहमदाबाद में एयर इंडिया क्रैश के जख्म ताजा हो जाएंगे और उत्तराखंड के धराली से जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ तक कुदरत का कहर भी याद आएगा। साथ ही हमें वो जश्न भी याद आएगा जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वनडे वर्ल्ड कप जीतने के बाद मनाया था। हमें मिडिल क्लास के चेहरे का वो सुकून भी दिखेगा जो इनकम टैक्स और जीएसटी में मिली छूट के बाद मिला था। 2025 की कुछ कड़वी, कुछ मीठी यादों के साथ आपको दिखाते हैं 2025 की 25 बड़ी खबरें। 12 जून 2025 यही वो मनहूस तारीख थी जब अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया प्लेन हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। भारत के सबसे खतरनाक विमान हादसों में से एक इस प्लेन क्रैश में करीब 260 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी। एयर इंडिया के विमान ने दोपहर करीब 1:30 बजे अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के महज 5 मिनट के बाद ही प्लेन क्रैश हो गया। देखते ही देखते प्लेन आग के गोले में तब्दील हो गया। विमान के परखच्चे उड़ गए थे। जिस इमारत पर प्लेन गिरा था वो सिविल हॉस्पिटल का हॉस्टल था। प्लेन गिरने के बाद इमारत का एक बड़ा हिस्सा भी आग की चपेट में आ गया। और बाहर मौजूद कुछ लोग भी इस हादसे में मारे गए थे। बताया गया कि पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेडे कॉल भी किया था, यानी विमान उनके नियंत्रण से बाहर हो चुका था। एयर इंडिया क्रैश में जान गंवाने वालों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी थे। हालांकि इस भयंकर हादसे के बीच एक चमत्कार भी हुआ था। प्लेन में सवार विश्वास रमेश कुमार नाम का एक यात्री उस हादसे में बाल बाल बच गया और आग की लपटों के बीच से सही सलामत निकल आया था। और देखिए, जब भी साल 2025 की बात होगी तब प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ और वहां मची भगदड़ का जिक्र भी जरूर होगा। मौनी अमावस्या के मौके पर आधी रात के बाद संगम किनारे मची भगदड़ में 30 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। संगम पर मौनी अमावस्या के मौके पर बड़ी घटना हो गई है। उस दिन संगम तट से जो तस्वीरें आई उन्हें देखकर पूरा देश रो पड़ा था। मौनी अमावस्या के पवित्र मौके पर स्नान के लिए संगम नोस के पास लोगों की भारी भीड़ जुटने लगी थी। हालात बिगड़ता देख पुलिस वालों ने लोगों को वहां से पीछे धकेलना शुरू कर दिया। बताया जाता है कि इसी के बाद भीड़ बेकाबू हो गई। लोग एक दूसरे को रौंदते हुए यहाँ वहाँ भागने लगे। आपकी कौन? मेरी मम्मी थी। संगम हमसे छोड़ कर नहा के निकले, उसके बाद वहाँ से पब्लिक बहुत आई, यहाँ से फिर ठेले में धक्का। बचाने की भी कोशिश की होगी, उनके ऊपर लोग चढ़ते जा रहे हैं। बहुत बचाया। मैं भी आधा घंटा तक बेहोश था। मैं भी आधा घंटा में भी नहीं निकल पाया। वहीं पे कहीं हो, मिल जाए बस, यहाँ कहीं ना हो, यहाँ से हम लोग नहीं कैसे लेके जाएं। देखते ही देखते अफरा तफरी मच गई और लोगों के बीच भगदड़ मच गई। चीख पुकार से पूरा इलाका कांप उठा। उसके बाद जितने भी सारे पीछे वाले थे सब हमारे नीचे ऊपर आ गए सारे। हम लोग दबे हुए थे। हम लोग 12-13 लोग थे। बताए तो सर कि हम लोग धक्का मुक्की पीछे से हुआ तो हम लोग गिर गए और जितनी भी सारी भीड़ थी सारे हम लोग के ऊपर आ गए। कोई नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई सेफ्टी नहीं सर। हाँ, धक्का थी, भीड़ बहुत ज्यादा थी सर, बहुत ज्यादा भीड़ थी और उसी भीड़ में वो दब गए। जिन रास्तों पर कुछ देर पहले तक श्रद्धालुओं के जत्थे चल रहे थे वहां सायरन बजाती एम्बुलेंस दौड़ने लगी। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। उस दर्दनाक भगदड़ में कई परिवार बिखर गए। कई अपने अपनों से हमेशा के लिए बिछड़ गए और अपने पीछे छोड़ गए कई सवाल जो आज भी यही पूछ रहे हैं कि आखिर हाईटेक सुरक्षा इंतजामों से लैस महाकुंभ में चूक कहां और किससे हुई।
साल 2025 में हुई बड़ी घटनाओं का जिक्र किया जा रहा है तो 16 जनवरी की आधी रात को हुई उस घटना को नहीं भुलाया जा सकता जब फिल्म अभिनेता सैफ अली खान पर हमला हुआ था। और इस घटना ने कई मोड़ लिए थे, लेकिन आज तक ये पता नहीं चल सका कि सैफ पर हमला क्यों हुआ था। सैफ अली खान के बांद्रा स्थित घर सदगुरु शरण पर 16 जनवरी की आधी रात को हमलावर घुसा। हमलावर घर से फरार भी हो गया, लेकिन हमलावर ने सैफ को चाकू क्यों मारा, ये गुत्थी आज तक नहीं सुलझ पाई। ये भी साफ नहीं हो पाया कि हमलावर चोरी करने के इरादे से आया था या फिर सैफ और करीना के बेटे तैमूर को नुकसान पहुंचाने, या फिर उसका मकसद कुछ और था। ये ऐसी घटना थी जिस पर पूरे बॉलीवुड ने सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी। बाद में पुलिस ने एक्शन लिया, एक हमलावर को गिरफ्तार किया और दावा किया गया कि हमलावर चोरी के इरादे से घुसा था। तो जाते हुए इस साल में उस फाइटर प्लेन की भी विदाई हुई जिसने करीब 6 दशक की हिंदुस्तान की सरजमी को दुश्मनों की पहुंच से दूर रखा। जी हां, बात हो रही है MiG-21 की, जिसे शत्रुओं का काल कहा जाता था। बासठ सालों तक देश की सेवा करते हुए सुपरसोनिक फाइटर जेट की विदाई के मौके पर खुद वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने MiG-21 की आखिरी उड़ान भरी। आखिरी बार फ्लाई पास्ट के जरिए तिरंगे के रंगों के बीच MiG-21 की झलक आखिरी बार देखी गई। बाकायदा चंडीगढ़ एयरबेस पर MiG-21 की रिटायरमेंट सेरेमनी हुई, जिसमें देश के मौजूदा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। MiG-21 के पराक्रम के इतिहास की बात करें तो 1965 के युद्ध में MiG-21 ने पाकिस्तान के दांत खट्टे किए, तो 1971 में पाकिस्तान को सरेंडर कराने में भी बड़ी भूमिका निभाई। 1999 में रण ऑफ कच्छ में भारतीय सीमा में घुसपैठ कर रहे टोही विमान को मार गिराया, तो बालाकोट एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट को भी मार दिया। इतिहास के पन्नों में दर्ज MiG-21 को पहले भारत ने रूस से खरीदा, बाद में HAL के साथ मिलकर बनाया। तो वहीं महाकुंभ में मची भगदड़ के दर्द से देश उभरा भी नहीं था कि उसके 17 दिन के बाद दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी वैसा ही दर्दनाक हादसा हो गया। 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई थी। वीकेंड होने की वजह से रेलवे स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़ जुटी थी। इनमें ज्यादातर वो लोग थे जो महाकुंभ में स्नान के लिए प्रयागराज जाना चाहते थे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अजमेरी गेट साइड वाले प्लेटफॉर्म खचाखच भरे हुए थे, क्योंकि इन्हीं प्लेटफॉर्म से यूपी बिहार की ट्रेनें जाती हैं। एक तो यूपी बिहार जाने वालों की भीड़, उस पर महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़। रात 9 बजते बजते हालात ऐसे हो गए कि प्लेटफॉर्म पर चलना तो दूर, हिलना डुलना तक मुश्किल हो गया। आरोप लगे कि भीड़ बढ़ती रही, लेकिन रेलवे प्रशासन ने उस पर काबू पाने की कोई कोशिश नहीं की। उस भगदड़ के चश्मदीदों का आरोप था कि हादसे से ऐन वक्त पहले ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदलने का अनाउंसमेंट हुआ, जिसके बाद भीड़ प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर बनी सीढ़ियों की ओर दौड़ी। इसी दौरान कुछ लोग नीचे गिर पड़े, लेकिन भीड़ रुकी नहीं और उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ती रही। देखते ही देखते चीख पुकार मच गई। दर्जनों लोग एक के ऊपर एक गिरते चले गए। जब तक हालात कंट्रोल में आ पाते, तब तक तो दर्जन भर से ज्यादा लोग दम तोड़ चुके थे। लेकिन अगर हम खासतौर से मेरठ की मुस्कान और इंदौर की सोनम रघुवंशी की करतूतों की बात करें तो पूरे देश को इन घटनाओं ने हैरान कर दिया था। सोनम रघुवंशी का हनीमून कांड सुर्खियों में रहा तो मुस्कान नीले ड्रम से सनसनी फैला दी थी। देखते ही देखते ये नीला ड्रम पूरे देश में खौफ का दूसरा नाम बन गया। मुस्कान रस्तोगी ने अपने पति सौरभ राजपूत की जिस तरह से हत्या की और फिर उसके टुकड़े करके शव को नीले ड्रम में सीमेंट का घोल डालकर पैक किया, उसने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। साल 2025 की सबसे डरावनी आपराधिक घटना थी, जिसका खुलासा 18 मार्च को इसी नीले ड्रम के साथ हुआ। सौरभ ने मुस्कान से 2016 में लव मैरिज की थी। दोनों की एक बेटी भी हुई, लेकिन साहिल के इश्क में पड़ चुकी मुस्कान ने एक झटके में सब कुछ खत्म कर दिया। फिलहाल मुस्कान और साहिल मेरठ की जेल में बंद हैं।
24 नवंबर को ही मुस्कान ने एक और बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम राधा रखा। बड़ी बात तो ये भी रही कि जिस दिन मुस्कान की डिलीवरी हुई उसी दिन सौरभ राजपूत का बर्थडे होता था। एक ऐसा ही मामला मई के महीने में मेघालय के शिलोंग से आया, जहां पति को हनीमून पर ले जाकर सोनम रघुवंशी ने उसकी हत्या की साजिश रची। जांच में पता चला कि राजा रघुवंशी से शादी के बाद भी सोनम का राज कुशवाहा के साथ अफेयर था। इसी वजह से दोनों ने राजा की हत्या का खौफनाक प्लान तैयार किया। दोनों ने मिलकर शिलोंग में राजा की हत्या करवाई और बॉडी खाई में फेंक दी। हालांकि अब दोनों सलाखों के पीछे हैं। तो वहीं देश में दूसरा बड़ा आतंकी हमला राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास हुआ। 10 नवंबर को शाम 6:52 पर लाल किला और चांदनी चौक के बीच रेड लाइट पर एक सुसाइड अटैक जैसा हमला हुआ, जिसमें 15 निर्दोष लोगों की जान चली गई। उस रोज ट्रैफिक के बीच एक सफेद रंग की कार में ऐसा ब्लास्ट हुआ कि लोगों के चीथड़े उड़ गए। जम्मू कश्मीर के रहने वाले आतंकी उमर ने फरीदाबाद से सफेद रंग की कार लाकर उसे उड़ाया था। हमले के कुछ घंटे पहले ही फरीदाबाद से भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ था, जो कि उमर के साथी डॉक्टर मुजम्मिल के ठिकाने से मिला। आगे की जांच में फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ, जिसमें पता चला कि कश्मीर का रहने वाला मौलाना इरफान पाकिस्तानी हैंडलर्स के कहने पर यहां एक नेटवर्क बना रहा था। उसी ने आतंकी उमर को हमले के लिए उकसाया। उमर का साथ देने के लिए डॉक्टर मुजम्मिल अमोनियम नाइट्रेट जमा कर रहा था। आतंकी फंडिंग के लिए मुजम्मिल की बेगम डॉक्टर शाहीन पैसे जमा कर रही थी और ये सब कुछ फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से ऑपरेट हो रहा था, जहां ये तीनों डॉक्टर थे। अब उस यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द हो चुकी है। इधर फरीदाबाद में ही पकड़े गए अमोनियम नाइट्रेट की सैंपलिंग के दौरान 15 तारीख को जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट हुआ, जिसमें इंस्पेक्टर समेत 9 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं इस साल 27 सितंबर को तमिलनाडु के करूर में मौत की ऐसी भगदड़ मची जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक्टर से राजनेता बने थलापति विजय की सभा में भगदड़ मचने की वजह से करीब 40 लोगों की जान चली गई थी। एक्टर विजय थलापति की पार्टी टीवीके के समर्थक उनकी एक झलक पाने को बेताब थे। इस रैली में ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जो कई लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ गया। टीवीके की रैली में उस खौफनाक भगदड़ के बाद चीख पुकार मच गई, मातम मच गया और सैकड़ों सवाल खड़े हो गए। सवाल उठे कि 10,000 की भीड़ की जगह 50,000 लोग कैसे पहुंच गए। कार्यक्रम था दोपहर 12 बजे, तो एक्टर विजय शाम 7 बजे क्यों पहुंचे। सवाल ये भी उठे कि जब ये विजय थलापति की बड़ी रैली थी तो प्रशासन ने इस रैली को छोटे से मैदान में करने की मंजूरी क्यों दी। बताया जा रहा है कि रैली में अपने परिवार के साथ आई एक बच्ची गुम हो गई थी, जिसके बाद खुद विजय ने बच्ची को ढूंढने की अपील की थी। तभी देखते ही देखते वहां भगदड़ शुरू हो गई। कई लोग जमीन पर गिर गए, भीड़ के पैरों तले दब गए और फिर वहां मातम मच गया। और साल 2025 में हुई प्राकृतिक घटनाओं की जब भी चर्चा होगी, उसमें धराली में बादल फटने से हुई बर्बादी की चर्चा जरूर होगी, क्योंकि इस घटना ने न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। 5 अगस्त को उत्तरकाशी के धराली में बादलों का कलेजा ऐसा फटा कि तबाही का मलबा जमीन पर आ गया और चंद सेकंड के अंदर पहाड़ों से जमीन पर उतरी प्रलय ने आसपास के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। पहाड़ों से खीर गंगा नदी के साथ इतना मलबा नीचे आया था कि धराली गांव को धरातल से मिटाकर चला गया। मलबे ने बड़ी बड़ी इमारतों को तिनके की तरह बहा दिया। मलबे के रास्ते में जो मकान आया उसका अस्तित्व ही मिट गया, यानी जिस जगह बड़े होटल और इमारतें खड़ी थी वहां सब कुछ मिट चुका था। जो जगह कुछ दिन पहले तक जिंदगी की जद्दोजहद से परेशान लोगों के लिए सुकून की तलाश का जरिया हुआ करती थी, वहां अब मलबे, बिखरे हुए पत्थर, कीचड़ और गाद का ढेर पड़ा हुआ था। प्रकृति ने वहां ऐसा कहर बरपाया कि लोग दुनिया से जाने से पहले अपना दर्द भी बयां नहीं कर सके। मलबे में दबकर 5 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग लापता हो गए थे। तो उत्तराखंड के धराली में तबाही के निशान अभी धुंधले भी नहीं पड़े थे कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में कुदरत ने ऐसा कहर बरपा दिया था कि 14 अगस्त को बादल फटने की वजह से 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी।
किश्तवाड़ में भी तबाही का मंजर कुछ ऐसा ही था जैसा 5 अगस्त को धराली में दिखा था। यहाँ तबाही इसलिए भी ज्यादा हुई थी क्योंकि मचैल माता मंदिर यात्रा के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु जमा थे। यात्रा के पहले पड़ाव चसोटी गांव में ही बादल फटा था, जहां से यात्रा शुरू होने वाली थी। यहाँ श्रद्धालुओं की बसें, टेंट, लंगर और कई दुकानें थी। सब कुछ विनाश की बाढ़ में बह गए थे और पीछे छोड़ गए थे तूफान के बाद की तबाही के निशान। श्रद्धालुओं और सैलानियों से गुलजार रहने वाले चसोटी गांव पूरी तरह से वीरान हो गया था। जिस अस्थायी पुल के जरिए श्रद्धालु चंडी माता के मंदिर दर्शन के लिए जाते थे, आपदा में वो पुल भी बह गया था। ये त्रासदी का मंजर डराने वाला था। मलबे में कई शव खून से सने थे, जबकि शवों के फेफड़ों में भी कीचड़ भर गया था। टूटी पसलियां और अंग बिखरे पड़े थे। स्थानीय लोगों, सेना के जवानों और पुलिस के घायलों को घंटों मशक्कत के बाद कीचड़ भरे इलाके से निकालकर और अपनी पीठ पर लादकर अस्पताल पहुंचाया गया था। और देखिए, ये साल देश के एविएशन सेक्टर के लिए भी बड़ा निर्णायक रहा। घरेलू उड़ानों में 64% तक हिस्सेदारी रखने वाले इंडिगो की उड़ानें 3 दिनों के लिए ठप पड़ गई थी, जिसकी वजह से 9 लाख से अधिक पैसेंजर्स प्रभावित हुए। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो अचानक मुसीबत में पड़ गई। 3 दिसंबर से लेकर अगले 1 हफ्ते के अंदर इंडिगो की 5000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो गई। फ्लाइट्स के भरोसे बैठे लोगों में किसी की शादी अटक गई, किसी का एग्जाम छूटा तो कोई इंटरव्यू नहीं दे पाया। इन तमाम परेशानियों के बाद सरकार पर सवाल उठे तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने संसद में जवाब दिया। कहा, सर, जो इंडिगो का क्राइसिस अभी देखने को मिला वो एएमएसएस से रिलेटेड नहीं है। इंडिगो के इंटरनल ऑपरेशंस में उनके जो क्रू रोस्टरिंग सिस्टम है, उनका जो अपना इंटरनल प्लानिंग है, उसमें गड़बड़ी के कारण ये सब हुआ है। एक्शन लेते हुए सरकार ने इंडिगो की 10% उड़ानें कम कर दी। डीजीसीए के अधिकारियों को इंडिगो के ऑफिस में बैठने का आदेश दिया। इंडिगो जब ट्रैक पर आया तब एन मौके पर कैंसिल हुई टिकटों के मुआवजे के साथ 10,000 के एक्स्ट्रा ट्रैवल वाउचर देने की पेशकश। बदचाहत को खत्म करने के लिए एविएशन सेक्टर में नई एयरलाइंस को आने का न्योता दिया। तो वहीं साल 2025 में भारतीय इतिहास के 2 सबसे बड़े फैसले भी लिए गए, जिन्होंने न केवल गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों की जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दिया, बल्कि लोगों को महंगाई के मोर्चे पर भी राहत मिली। सबसे बड़ा फैसला जीएसटी को लेकर हुआ, जो देशवासियों के लिए किसी दिवाली गिफ्ट से कम नहीं था। जो बदलाव हुए उसके मुताबिक 4 टैक्स स्लैब वाली जीएसटी को 2 टैक्स स्लैब में बदला गया। 18% और 5%। इसी के साथ 12% वाले 99% प्रोडक्ट पर 5% टैक्स के दायरे में आ गए। 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। सिर्फ जीएसटी ही नहीं, साल 2025 के बजट में उस मिडिल क्लास को भी राहत मिली जो टैक्स के बोझ के तले दबा हुआ था। बजट में 1 लाख तक महीने की सैलरी टैक्स फ्री कर दी गई, यानी सालाना 12 लाख की सैलरी पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं, और स्टैंडर्ड डिडक्शन की राहत बढ़ाकर 75,000 तक कर दी गई। I'm happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. यानी अगर आप साल में 12,75,000 रुपए तक की तनख्वाह पाते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन ये फायदा सिर्फ न्यू टैक्स रेजिम में ही था। तो वहीं साल 2025 में भी बीजेपी ने कई राज्यों में चुनाव जीते, लेकिन दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को जो जीत मिली उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये जीत न सिर्फ ऐतिहासिक रही बल्कि इसके कई मायने भी रहे। इस जीत के साथ ही राजधानी दिल्ली में बीजेपी का 27 साल का सियासी वनवास भी खत्म हुआ।
8 फरवरी को जब नतीजे घोषित हुए तो बीजेपी ने न सिर्फ देश की राजधानी पर कब्जा किया, बल्कि 70 में से 48 सीटें जीतकर बता दिया कि नरेंद्र मोदी के चेहरे के दम पर कुछ भी मुमकिन है। चेहरा मोदी का था और जब चुनाव में जीत मिली तो दिल्ली को रेखा गुप्ता के रूप में नई मुख्यमंत्री मिली, जिसने एक बार फिर बताया कि बीजेपी में एक छोटा सा कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक आसानी से पहुंच सकता है। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि एक तरफ जहां दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई बीजेपी, तो 11 साल बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी से अरविंद केजरीवाल की विदाई भी हो गई। अरविंद केजरीवाल कभी शीश महल के मुद्दे पर गिरे तो कभी शराब के कथित घोटाले ने उनकी मुश्किलें बढ़ाई। नतीजा ये हुआ कि उनकी मुफ्त की योजनाओं को जनता ने नकार दिया। वहीं कांग्रेस को इस बार भी दिल्ली में निराशा ही हाथ लगी। पार्टी इस बार भी खाता खोलने में कामयाब नहीं हो पाई। और भविष्य में जब भी नक्सलवाद पर बात होगी तो साल 2025 का जिक्र जरूर होगा, क्योंकि इसी साल केंद्र सरकार ने नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि करीब 2000 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। छत्तीसगढ़ का खैरागढ़, जहां 1 करोड़ के इनामी रामेधर मज्जी समेत 12 नक्सलियों ने AK-47 समेत कई हथियारों के साथ सरेंडर कर दिया। छत्तीसगढ़ का सुकमा, जहां 5 पुरुष और 5 महिला हार्डकोर नक्सलियों ने समर्पण किया, जिन पर 33 लाख रुपए का इनाम घोषित था। छत्तीसगढ़ का नारायणपुर, जहां 9 पुरुष और 19 महिला नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने हथियार डाले, इन पर करीब 90 लाख रुपए का इनाम घोषित था। छत्तीसगढ़ का जगदलपुर, जहां दरभा डिवीजन के प्रभारी चैतू ने अपने 9 साथियों के साथ घुटने टेके, जिस पर 65 लाख रुपए का इनाम घोषित था। छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा, जहां 65 लाख रुपए के इनामी 37 नक्सलियों ने सरकार की बात मानी और हथियार छोड़ दिए। इसी तरह साल 2025 के जनवरी से दिसंबर तक नक्सलियों का सरेंडर जारी रहा। कभी 10 नक्सली एक साथ सरेंडर करते दिखे तो कभी 50 से ज्यादा। छत्तीसगढ़ से झारखंड, पश्चिम बंगाल से बिहार और कर्नाटक से महाराष्ट्र तक नक्सलियों के सरेंडर की तस्वीरें आती रही। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि साल 2025 में 1900 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया। तो देखिए, सरेंडर की कहानी अचानक नहीं शुरू हुई, बल्कि सुरक्षा बलों ने एक एक कर बड़े बड़े नक्सलियों को मारना शुरू किया और जो नक्सली बचे हुए थे उन्हें सीधा संदेश दिया गया कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो सरेंडर कर दो। साल 2025 में 300 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया गया, जबकि 900 के करीब नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। सबसे ज्यादा एनकाउंटर साल की शुरुआत में ही हो गए थे और बीजापुर में तो 2 महीने के अंदर 4 बड़े एनकाउंटर्स हुए और 50 से ज्यादा नक्सली मारे गए। जून के महीने में बीजापुर में एक बार फिर एनकाउंटर हुआ और इस बार 45 लाख रुपए के इनामी नक्सली भास्कर को ढेर कर दिया गया। सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया, जिसमें 27 कुख्यात नक्सली मार गिराए गए। इसमें 1 करोड़ का इनामी नक्सली बसवराजू भी शामिल था। जुलाई के महीने में झारखंड के हजारीबाग में 1 करोड़ के इनामी सहदेव सोरेन को भी ढेर कर दिया गया और सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता नवंबर के महीने में मिली, जब 1 करोड़ के इनामी नक्सली हिडमा को ढेर कर दिया गया। हिडमा 26 बड़े हमलों का मास्टरमाइंड था। इससे पहले साल की शुरुआत में सुरक्षा बलों ने ओडिशा छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर जयराम नाम के नक्सली को ढेर कर दिया था। 1 करोड़ का इनामी जयराम हिडमा का गुरु बताया जाता है। तो साल 2014 में देश में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 126 थी, जो 2025 में घटकर सिर्फ 11 रह गई है, जो नक्सलवाद के खात्मा होने का सबसे बड़ा उदाहरण भी देता है। और संसद में गृह मंत्री अमित शाह नक्सलवाद के खात्मे की तारीख का ऐलान भी कर चुके हैं। मैं सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। और मैं जो बोल रहा हूं इसके पीछे नरेंद्र मोदी सरकार के 10 साल का परिश्रम, बारीक आयोजन। तो वहीं इसी साल जून के महीने में भारत ने अंतरिक्ष में भी बड़ा नाम किया। राकेश शर्मा के बाद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला दूसरे भारतीय बने जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की। वो नासा की टीम के साथ कई दिनों तक स्पेस में रहे थे। शुभांशु नासा की एक्सियोम 4 मिशन का हिस्सा थे।
वहां से उन्होंने जब पीएम मोदी से बात की तब कहा था, भारत सच में बहुत भव्य दिखता है, बहुत बड़ा दिखता है, या जितना हम मैप पे देखते हैं उससे कहीं ज्यादा बड़ा। उस मिशन में गए अंतरिक्ष यात्री वहां अंतरिक्ष से जुड़े एक्सपेरिमेंट करने के साथ ही उन कंडीशंस में दवाई और खेती से जुड़े एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहे थे। वहां से शुभांशु की वापसी भी ऐतिहासिक रही। धरती पर लैंडिंग के बाद जब वो भारत आए तब भव्य स्वागत हुआ। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे मुलाकात की और उन्हें देश का हीरो बताया। शुभांशु की सफलता के बीच भारत अब अपने गगनयान मिशन की तैयारियों में लगा है। तो वहीं 25 नवंबर 2025 ये वो ऐतिहासिक तारीख रही जिसका करोड़ों राम भक्तों ने 500 सालों तक इंतजार किया। 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हुआ और इसके साथ ही साथ मंदिर के भव्य शिखर पर धर्म ध्वजा भी लहराई गई। ये ऐसा गौरवशाली क्षण था जिसने करोड़ों सनातनियों के 500 साल पुराने घाव पर मरहम लगा दिया। प्रधानमंत्री मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक साथ रिमोट का बटन दबाकर राम मंदिर पर धर्म ध्वजा लहराई। राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा लहराते ही पूरा राम मंदिर परिसर जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। ध्वजारोहण के दौरान एक तस्वीर ऐसी भी सामने आई जिसने सभी को भावुक कर दिया। तस्वीर उस वक्त की है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ जोड़कर धर्म ध्वजा को टकटकी लगाए देख रहे थे और ये एक ऐसा पल था जिसने पीएम मोदी को भावुक कर दिया। धर्म ध्वजा लहराने के बाद पीएम मोदी ने बड़ी बात भी कही। पीएम ने कहा था, आने वाली सदियों और सहस्त्र शताब्दियों तक ये धर्म ध्वज प्रभु राम के आदर्शों और सिद्धांतों का उद्घोष करेगा। इस दौरान सीएम योगी भी मौजूद थे। सीएम योगी ने कहा, 500 सालों तक अत्याचार हुए लेकिन आस्था न रुकी न झुकी। साल 2025 भारत के लिए कई मायनों में दुखद भी रहा है। देश ने एक के बाद एक कई हादसों और त्रासदियों का सामना किया। जम्मू कश्मीर के कटरा में वैष्णो देवी मंदिर के पास लैंडस्लाइड होने की वजह से 30 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। क्योंकि लैंडस्लाइड के बाद वहां अचानक इतने बड़े बड़े पत्थर गिरे थे कि देखते ही देखते सब कुछ तबाह हो गया। दोपहर का वक्त था, बहुत तेज बारिश हो रही थी और हजारों भक्त 14 किलोमीटर के यात्रा मार्ग पर या तो चढ़ाई चढ़ रहे थे या फिर लौट रहे थे। इसी दौरान वहां वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जहां पत्थर गिरा उस शेड के परखच्चे उड़ चुके थे। पहाड़ से मलबा इतना ज्यादा आया कि देखते ही देखते वहां सब कुछ तहस नहस हो गया था। चारों तरफ सिर्फ तबाही के मंजर थे। लैंडस्लाइड की वजह से मंदिर के मार्ग का बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया। हालांकि सेना, सीआरपीएफ और एनडीआरएफ के जवान बिना थके बिना रुके लोगों को बचाने में जुटे रहे थे। हादसे के बाद वैष्णो देवी की यात्रा कई दिनों तक स्थगित रही, जबकि कई ट्रेनों को भी स्थगित कर दिया गया था।